और भाई लोग क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में बात की। अब यार डेवलप होने के लिए पैसा कमाना तो पड़ेगा ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कूद फान करके पैसा कमा लिए, कूद फान करके थोड़ा कमाओगे, कोई काम करके या कुछ बेच के या कुछ प्रोड्यूस करके कमाओगे। तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको करने के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं, हम कुछ इनकम अर्न करते हैं। जैसे एक किसान अनाज उगा के कमाता है, मैं तुम्हें पढ़ा के कमाता हूँ। फैक्ट्रीज जो हैं वो कुछ मैन्युफैक्चर करके कमाती है, कपड़ा वगैरह बनाती है, जूता वगैरह बनाती है। डॉक्टर जो है वो पेशेंट का इलाज करके कमाते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी होती है जिसको करने के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज जो होते हैं ना, वो हमें या तो कुछ प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है या कोई सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि किसान जो होता है वो अनाज उगाता है, यानी कि वो कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और मैं तुम्हें पढ़ा के कमा रहा हूँ, यानी कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब जितने भी लोग हैं वो यही दो एक्टिविटीज करके कमा रहे हैं, या तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो सर्विस दे रहे हैं। अब यार अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग सर्विस दे रहे हैं। तो आखिर इन सभी एक्टिविटीज को हम पहचाने कैसे? इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि इन सारी एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर दिया जाए, ग्रुप्स में बांट दिया जाए, और इसी ग्रुप्स को एक्चुअली में सेक्टर्स कहा जाता है। तो आओ देखते हैं कि इन ग्रुप्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या दूसरे शब्दों में यूं कह ले कि इन सेक्टर्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि काम करने के तौर तरीके पे कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कैसी है, वो खेत में काम कर रहा है कि ऑफिस में काम कर रहा है, वो किसी दुकान पे काम कर रहा है कि सरकारी जॉब कर रहा है, वो किसी टपरी पे काम कर रहा है या किसी फ्रेंचाइजी में काम कर रहा है। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या सरकारी जॉब है उसकी। आजकल तुम लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो वो क्यों भागते हैं, इसका भी आंसर तुमको मिल जाएगा। क्यों तुमको पापा कहते रहते हैं कि बेटा सरकारी जॉब करो, सरकारी जॉब करो, आज सब तुमको पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी पे कितने तरीके से इन सेक्टर्स को बांटा गया है। मुख्य रूप से इनको तीन सेक्टर में बांटा गया है। पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। और तीसरा टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। पहले दो सेक्टर में गुड प्रोड्यूस होते हैं, और तीसरे सेक्टर में जो होता है ना वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो चलो एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर को। इस सेक्टर में जो गुड प्रोड्यूस होता है ना वो नेचर से आता है, नेचुरल गुड प्रोड्यूस होता है। या यूं कह सकते हो कि इस सेक्टर में वैसी एक्टिविटी होती है जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड होती है, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें जो होती है ना नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड होती है, किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनती है। किसान जो है वो अनाज खेत से उगाता है तो नेचर से आ रहा है। ये दूध जो है वो गाय से आ रहा है तो ये भी नेचुरली आ रहा है। माइनिंग का काम करते हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो ये सब भी कहां से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। तो इसीलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। अच्छा तुम बताओ कि इन सारे एक्टिविटीज को प्राइमरी क्यों कहा जाता है? दिस इज बिकॉज ये सेक्टर जो है ना वो बेस है बाकी अदर सेक्टर्स का। ये सारे सेक्टर्स का जड़ है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? कॉटन लगता है, तो ये कॉटन प्रोवाइड करती है। आटा के लिए गेहूं लगता है, तो ये सेक्टर जो है वो गेहूं प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहा गया है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करती है। मतलब जो रॉ मटेरियल प्राइमरी गुड्स से मिलता है उसमें कुछ चेंजेस करके, कुछ बदलाव करके उसको मैन्युफैक्चर करके एक नया गुड्स बनाती है। अब ये जो नया प्रोडक्ट मिला है, ये नया गुड्स मिला है, इसको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी में मैन्युफैक्चर होकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तब जाके उसका कॉटन क्लॉथ बनता है। शुगर कैन को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तब जाके उससे शुगर बनाते हैं। ट्रीज को काट के मैन्युफैक्चर करते हैं तब जाके पेपर बनता है। जिस किताब से तुम पढ़ रहे हो, जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो, वो भी मैन्युफैक्चर होकर बनी है। आटा का हम लोग रोटी बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन वो आटा कैसे बना? वो मैन्युफैक्चर होकर बना है। गेहूं आया, उसको हमने मील में पीसा, मतलब कि मैन्युफैक्चर किया, और तब जाके आटा बना। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं सब इसके एग्जांपल हैं। जैसे कि कार्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने वाली कंपनी, कपड़े बनाने वाली टेक्सटाइल कंपनीज, स्टील बनाने वाली कंपनीज, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इसके एग्जांपल हैं। दूसरा एग्जांपल है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स बनाना। तीसरा एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब इसको ये जान लेते हैं कि इसको सेकेंडरी क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये प्राइमरी पर निर्भर होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी कहा जाता है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो वो मैन्युफैक्चर करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो ये बनाएगा क्या? सुथनी कपड़ा बनाना है, कॉटन कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा।
स्टील बनाना है, आयरन ओर कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। पनीर बनाना है, दूध कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। मान लो मिठाई बनाना है तो छेना के लिए दूध कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। मतलब सेकेंडरी सेक्टर जो है ना वो फुल्ली डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर नहीं तो सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं, इसीलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टर्सरी सेक्टर की, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सर्विस देते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, न कि मैं तुम्हें कोई सामान दे रहा हूं, कोई गुड्स दे रहा हूं। गुड्स का मतलब तो समझते हो ना, सामान। वो वेरी गुड वाला गुड मत समझ लेना, ठीक है ना? हाँ, इतने तो होशियार तुम हो, मेरे को पता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी सर्विसेज। ये सारे सर्विस सेक्टर के एग्जांपल हैं। और ये सेक्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है। जैसे मान लो किसान ने अनाज उगाया, तो अब उस अनाज को कंपनी तक, फैक्ट्रीज तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। किसी गाड़ी वगैरह पे ही ले जाएगा ना, तो यहाँ पर उसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जरूरत होगी, जो कि इसी सेक्टर में आता है। अब मान लो उस अनाज से फैक्ट्री ने कुछ बना दिया, मान लो बिस्किट बनाया, तो उस बिस्किट को कंपनी तो डायरेक्ट नहीं बेचेगी, उसको मार्केट में ले जाना होगा बेचने के लिए। तो मार्केट में ले जाने के लिए भी उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, जो कि इसी सेक्टर का पार्ट है। तो देख रहे हो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट कर रहा है, दोनों को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है। उसी तरीके से मान लो किसान को और ज्यादा फसल उगाने के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन कौन देगा? बैंक देगा। फैक्ट्री को एक्सपांड करने के लिए लोन की जरूरत है, तो वो लोन कौन देगा? बैंक देगा। तो देख रहे हो, दोनों सेक्टर को लोन कौन दे रहा है? यही सेक्टर दे रहा है। ये दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है। चलो तो आओ अब इन तीनों सेक्टर को आपस में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कौन से सेक्टर में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा मुश्किल है ना? तुम सोच रहे होगे कि इस पूरे देश में इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंपनीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इन सबको एक एक करके काउंट कैसे करें? इन सबका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखे भाई? अब एक एक करके सबको काउंट करना तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई, एकदम इम्पॉसिबल है। अब देखो, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखने का एक ही तरीका है कि एक्चुअल नंबर्स को काउंट करने की जगह उनके वैल्यूज को काउंट करे, या यूं बोलो कि उनके रेट को काउंट करे, उनके प्राइस को काउंट करे। एक किसान है जो 1 किलो गेहूं उगाता है, दूसरा किसान है जो 10 किलो दाल उगाता है, तीसरा किसान है जो 5 किलो गेहूं उगाता है। अब सबको काउंट करने बैठेंगे कि ई किसान जो है 1 किलो गेहूं उगाया है, ये 5 किलो गेहूं उगाया है, तो गेहूं हो गया 6 किलो, ये दाल उगाया है 10 किलो। मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है यार, सबको कैसे काउंट करेंगे? इससे बढ़िया है कि इनके वैल्यूज को काउंट कर ले। 1 किलो गेहूं का दाम है 50 रुपया, 1 किलो दाल का दाम हो गया 40 रुपया, तो 50 और 40 हो गए 90। तो ऐसे ऐसे करके इनके वैल्यूज को ऐड करते हैं हम। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अपनी पढ़ाई लिखाई की चीजों में ही समझ लेते हैं। एक टीचर जो है वो 1 घंटा पढ़ाता है, वहीं दूसरी टीचर जो है वो 10 घंटा पढ़ाता है। तो अब सबका घंटा गिनेंगे कि मास्टरबा जो है वो 1 घंटा पढ़ाया, 10 घंटा पढ़ाया, तो टोटल हो गया 11 घंटा। कि सीधा उनकी वैल्यूज को काउंट करेंगे कि ये जो मास्टर है ना, ये 500 लाइक ठीक है, और ये बकलोल भाई तो 100 रुपया लाइक नहीं है, एक ही चैप्टर को 10 घंटा से पढ़ा रहा है, इसको देखो 1 घंटा में खत्म कर दिया। तो इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं उसका वैल्यू को ऐड करेंगे, रेदर देन एडिंग द एक्चुअल नंबर्स। इसमें भी हम लोग फाइनल गुड और सर्विस के वैल्यूज को ऐड करेंगे, न कि सारे गुड्स और सर्विस के वैल्यूज को ऐड कर देंगे। जो फाइनल गुड और सर्विस होगा उसके वैल्यू को ऐड करेंगे। नहीं समझ में आया ना? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक किसान ने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं जो है वो मील को बेच दी। अब मील वाले ने क्या किया? उस गेहूं को पीसा और उसका आटा बनाया, और उसको 25 रुपए पर केजी के हिसाब से बिस्कुट कंपनी को बेच दी। फिर बिस्कुट कंपनी वाले ने क्या किया? उस आटे में थोड़ा चीनी वगैरह मिलाया, थोड़ा तेल वगैरह मिलाया, और उससे बिस्किट बनाया, और उस बिस्किट को 80 रुपए में मार्केट में बेच दिया। तो ये जो बिस्किट है ना, ये हमारा फाइनल गुड्स है, और ये जो बीच में आटा बना और गेहूं बना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। वैसे ही ये जो प्राइस है 80 रुपीज, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। और ये जो आटा का 25 रुपए है और गेहूं का 20 रुपया है, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। तो हम लोग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ेंगे, हम लोग वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को जोड़ेंगे। सेम तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ फाइनल सर्विस को भी जोड़ेंगे। समझ में आ गया ना? इंटरमीडिएट को नहीं जोड़ना है, फाइनल को जोड़ना है। जो फाइनल चीज बना है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, उसके वैल्यू को जोड़ना है। सबको अलग अलग जोड़ते रह गए तब तो हो गया काम। इतना पेचीदा मामला नहीं बनाना है। ये नहीं कि मम्मी वाला हिसाब जोड़ने लगना। जैसे होता नहीं है कि होटल में हम लोग जाते हैं और वहां पर 300 रुपए का पनीर चिली ऑर्डर कर लेते हैं, तो मम्मी लोग कैसे हिसाब जोड़ने लगती है? ये 300 रुपए का पनीर है, हम तुमको घर पे 100 रुपए में बना के खिला देते। 50 रुपए का पनीर लगता, 10 रुपए का शिमला मिर्च प्याज लगता, 20 रुपए का मसाला और 10 रुपए का गैस। मान लो 10-20 रुपए का मेहनत, ये तो 100 रुपया में हम तुमको घर पे बना के खिला देते। फालतू में 300 रुपया का खरीद लिए। तो भैया यहाँ पर मम्मी वाला हिसाब नहीं जोड़ना है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज को नहीं जोड़ना है कि नमक कितना का पड़ा, प्याज कितना का पड़ा, ये सब नहीं। सीधा फाइनल जोड़ना है कि पनीर चिली 300 का पड़ा। आई होप तुमको एग्जांपल बड़े अच्छे से समझ में आ गया हो, बाउंस न किया हो। अब देखो, हर एक सेक्टर का जो फाइनल गुड और सर्विस होगा उनको जोड़ेंगे तो हमें उस सेक्टर का प्रोडक्शन पता चल जाएगा।
जैसे एक साल में प्राइमरी सेक्टर के अंदर में जितना भी चीज प्रोड्यूस हुआ होगा उनके फाइनल गुड्स और सर्विस को हम जोड़ लेंगे तो वो कहलाएगा उस सेक्टर का प्रोडक्शन। जो भी अमाउंट आएगा वो उस सेक्टर के एक साल का प्रोडक्शन होगा। और जब हम लोग सारे सेक्टर्स के प्रोडक्शन को जोड़ लेंगे तो हमें कंट्री का प्रोडक्शन पता चल जाएगा कि इस साल में इंडिया में इतना प्रोडक्शन हुआ है। और इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year। एक particular year में कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। आ गया समझ में? चलो, तो ये जो जीडीपी होता है ना वो हमारे कंट्री के इकोनॉमी को बताता है कि हमारे कंट्री की कितनी बड़ी इकोनॉमी है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस एग्जाम के नंबर्स को काउंट करो। चलो तो अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। पहले क्या होता था कि सब लोग खेती-बाड़ी करते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे, अपना जीवन जो है उसी से चलाते थे। तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन होता था, मतलब देश के मुख्य कमाई का स्रोत जो था वो प्राइमरी सेक्टर ही था। फिर लगभग 100 साल के बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। 19 सेंचुरीज में इंडस्ट्रीज वगैरह आने लगी तो लोग वहां काम करने लगे और इंडस्ट्री जो है वो काफी चीज मैन्युफैक्चर करने लगी। तो उस टाइम सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन करने लगी, मतलब जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का ज्यादा योगदान था। देश की मुख्य कमाई जो है, मेन इनकम ऑफ सोर्स जो है वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लगभग 100 साल के बाद टर्सरी सेक्टर जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करने लगी। इंटरनेट वगैरह आ गया, लोग वीडियोस कंज्यूम करने लगे, ऑनलाइन टीचर से पढ़ने लगे, थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो घर पे खाना खाने के बजाय रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने लगे, शॉपिंग करने लगे। तो आज जो है टर्सरी सेक्टर का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। देश का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टर्सरी सेक्टर है आज के टाइम में। चलो एक ग्राफ दिखाता हूं तुमको, खुद ही समझ जाओगे। ये देखो 2 बार ग्राफ है, एक जो है 1973 से 1974 का ग्राफ है और दूसरा जो है 2013 से 2014 का ग्राफ है। ब्लू वाला जो है वो प्राइमरी सेक्टर को डिनोट कर रहा है, ऑरेंज टाइप जो दिख रहा है वो तुमको सेकेंडरी सेक्टर का है और जो ग्रीनिश टाइप दिख रहा है वो टर्सरी सेक्टर का है। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि पहले 1974 के टाइम में प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा कमाई होती थी, लेकिन आज देखो टर्सरी सेक्टर से कितना ज्यादा कमाई हो रहा है। ओवर द पीरियड टर्सरी सेक्टर कितना ग्रो कर गया। तो भैया ये जो टर्सरी सेक्टर है ये इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर गया? इसका मुख्य 4 रीजन है। पहला कि सर्विस का डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, एजुकेशन का डिमांड बढ़ गया, हॉस्पिटल्स का डिमांड बढ़ गया, बैंक का डिमांड बढ़ गया। पहले हमारे दादा परदादा लोग पढ़ते थे, ज्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी देखो जैसे ही 5 साल हुआ कि स्कूल में भर्ती करा देते हैं। तो ओवर द पीरियड एजुकेशन का डिमांड बढ़ गया। हमारे दादा परदादा छरदादा लोग जो हैं अगर कुछ भी होता था तो घर में ही उसका उपाय ढूंढ लेते थे, जड़ी बूटी से काम चला लेते थे। लेकिन अभी क्या है, कुछ भी होता है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पहले बैंक नहीं थी, लोन वोन का सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी बैंक आ गई है, लोन वोन का सिस्टम आ गया है। तो इन सब चीजों का डिमांड बढ़ा, इसलिए टर्सरी सेक्टर जो है वो ग्रो की। दूसरा, ग्रोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो की तो फिर टर्सरी सेक्टर भी अपने आप ग्रो कर गई, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस कौन देगा? टर्सरी सेक्टर देगा। सामान रखने के लिए स्टोरेज चाहिए, गोडाउन वगैरह चाहिए, तो वो किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में ही आता है। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो की, टर्सरी सेक्टर भी उतना ही ज्यादा ग्रो हुआ। तीसरा रीजन है कि लोगों की कमाई बढ़ गई। लोग बाहर होटल वगैरह में खाने लगे, शॉपिंग वगैरह करने लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाने लगे, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने लगे, और ये सारी चीज टर्सरी सेक्टर में आती है, इसलिए टर्सरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर गई, ग्रो कर गई। चौथा है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई वैसे वैसे टर्सरी सेक्टर भी बढ़ गया। अब पहले किसी से बात करना होता था तो कबूतर जो है वो चिट्ठी लेके जाता था, लेकिन अब किसी से बात करना है तो सीधा फोन उठाएं और सामने वाले से बात कर लिया। तो ये जो फोन की फैसिलिटी है ये टेक्नोलॉजी के आने से हुआ, और ये किस में आता है? कम्युनिकेशन में आता है, जो कि टर्सरी सेक्टर का ही एग्जांपल है। तो यही सब कारण है कि ओवर द पीरियड टर्सरी सेक्टर जो है वो इतना ग्रो कर गई। अब देखो सर्विस सेक्टर ग्रो तो की, लेकिन सारे सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं किए। मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर में काम करने वाले सारे लोग जो है ना वो इक्वली ग्रो नहीं किए। मतलब बहुत ही कम लोग जो हैं वो वैसे सेक्टर में काम करते हैं जहां पर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है या फिर हाई स्किल्ड रिक्वायर्ड होती है। बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना वो अभी भी ठेला चला के, रिक्शा चला के, ऑटो ड्राइविंग करके ये सबसे अपना घर गुजारा कर रहे हैं। छोटा मोटा रिपेयर कर लिया, पंखा सुधार लिया, कूलर सुधार लिया, फ्रिज सुधार लिया, ये सब करके अपना जीवन चला रहे हैं। चलो तो मैं तुम्हें 2 ग्राफ दिखाता हूं जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि सेक्टर तो बढ़ा है लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। ये ग्राफ देखो, ये बताती है कि कौन से सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। 1973-74 में जीडीपी में 40% जो है वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, 12% सेकेंडरी सेक्टर का और 48% टर्सरी सेक्टर का। फिर 2013-14 में तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि टर्सरी सेक्टर जो है 48% से 68% हो गया। मतलब देश की 68% कमाई जो है वो टर्सरी सेक्टर से ही होती है। और अभी 2025-26 में तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया होगा भाई। लेकिन वहीं ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ बताती है कि कौन से सेक्टर में कितने लोग जो हैं वो काम करते हैं।
1977-78 में 71% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, 11% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे और 18% जो है वो टर्सरी सेक्टर में काम करते थे। लेकिन वहीं देखो 2017-18 में टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया था, लेकिन टर्सरी सेक्टर के ग्रो होने के बावजूद भी ज्यादातर लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं अभी भी। देखो 44% लोग जो हैं वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, जबकि प्राइमरी सेक्टर का बस 12% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और टर्सरी सेक्टर का 68% है, 50% से भी ज्यादा। लेकिन इंसान कितने काम कर रहे हैं? बस 31%। देख रहे हो ना ये डेटा? इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में ना बेफजूल के लोग सब पड़े हुए हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं। अब बेचारे एक ही खेत में पूरे परिवार काम कर रहे होंगे, बेटा भी उसी में काम कर रहा है, बाप भी उसी में काम कर रही है, माँ भी उसी में काम कर रही है, बहन भी उसी में काम कर रही है। पूरा परिवार जो है एक ही खेत में काम कर रहा है, उसी से अनाज उगा रहा है और वही खा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इतने जॉब्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो हाईली एडुकेटेड और स्किल्ड लोगों को ही लिया जा रहा है। बाकी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो अनपढ़ लोग हैं वो सब अभी भी खेत में काम कर रहे हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये है हमारे देश की हालत भाई। आज भी मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6, मतलब लगभग 16.16%। देश की लगभग आधी आबादी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है? बस 16.5%। इसका क्या मतलब है कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब तो यही है ना भाई कि देश की लगभग आधी आबादी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन प्रोडक्शन कर नहीं पा रही है। या तो फसल अच्छा नहीं हो रहा है या फिर वो लोग काम चोरी कर रहे हैं। नहीं भाई, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि जहां एक लोग लगना चाहिए वहां 5 लोग लगे हुए हैं। कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जिस खेत में एक किसान लगना चाहिए वहां पर 5-5 किसान, 6-6 किसान लगे हुए हैं। घर के जितने मेंबर हैं वो एक ही खेत में काम कर रहे हैं, एक ही प्लॉट में काम कर रहे हैं। एगो जाता है झूठ मूठ का घास छिल के आ जाता है, एगो जाता है खाली कियारी बना के चला आता है। मतलब काम कुछ भी नहीं है, बस बेगारी टार रहे हैं वो लोग। 5 में से 4 लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, लाचारी में कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में इतने जॉब्स ही नहीं है कि वो लोग जाकर वहां पे काम कर सके। और अगर है भी तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ये लोग गरीब हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए ना तो फैक्ट्रीज इनको काम दे रही है और ना ही जो टर्सरी सेक्टर में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो काम दे रहे हैं। आईटी सेक्टर में जाके ये लोग जॉब वगैरह तो कर नहीं सकते हैं। इस टाइप के अंडर एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसमें बस लगता है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे होते हैं। वो बस लाचारी में बेगारी टार रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे तुम लोग कॉपी किताब खोल के बैठ जाते हो ना अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि हाँ देखो मम्मी पापा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो तुम पढ़ नहीं रहे होते हो, तुम तो बस दिखाते हो उनको कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ। सेम कहानी यहाँ भी है। और ऐसा नहीं है कि ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में है, अदर सेक्टर्स में भी है ये। जैसे जो छोटे मोटे मैकेनिक होते हैं, छोटे मोटे कारीगर होते हैं, वो महीने में 10 से 15 दिन काम करते हैं, बाकी दिन घर पे बैठे रहते हैं। तुमने देखा होगा कि हर शहर वगैरह में एक लेबर चौक होता है, जहाँ से लेबर को लेके आते हैं लोग, अपना काम करवाते हैं, पैसा देते हैं। तो उस लेबर चौक पे जाना, वहां देखना बहुत भीड़ रहती है। तुम जाके बोलोगे कि मेरे को कारपेंटर चाहिए तो तुमको बहुत सारे कारपेंटर्स दिख जाएंगे वहां पर, कम पैसा में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो कोई और चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि काम की कमी है, उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो जितना देता है उतने में चले जाते हैं। सोचते हैं कुछ ना से अच्छा कुछ तो है, कुछ तो आ रहा है। आईटी सेक्टर में भी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही है। कंपनीज आती है, 1000 बच्चों में से 1-2 बच्चों को बस चुनती है। गवर्नमेंट जॉब में भी वही हाल है, 1000, 2000, 10,000 वैकेंसीज आती हैं और लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों जो हैं वो अप्लाई करते हैं उसके लिए। 10,000 सीट पे लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई जॉब ही नहीं है। तो भैया इन सबका सॉल्यूशन क्या है? इन सबका सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट छोटे किसान को, छोटे व्यापारी को लोन दे सकती है ताकि वो अपने आप को एक्सपांड कर सके, अपनी फसल अच्छी बो सके। अगर छोटा दुकान है तो बड़ा दुकान कर ले। इससे होगा क्या कि पहले छोटे दुकान में 1 वर्कर काम करता था, तो बड़े दुकान में 3-4 वर्कर काम करेंगे। अगर फार्मर लोन लेगा तो पहले वो छोटे से खेत में काम करता था, अब वो बड़े खेत में काम करेगा, तो वहां पर और फार्मर्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नए रोड्स बनाने चाहिए, ब्रिज बनाने चाहिए, रेलवेज बनाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से सप्लाई करना चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। अब देखो स्कूल बनेगा तो स्कूल बनाने के लिए लेबर चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए, तो उसको काम मिल जाएगा। स्कूल बनने के बाद पेंट होगा तो पेंटर को काम मिल जाएगा। पंखा उंखा बॉल लगाना होगा तो इलेक्ट्रिशियन को काम मिल जाएगा। स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए तो टीचर के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। स्कूल में 1-2 गार्ड की नौकरी भी क्रिएट हो जाएगी। घंटी उंटी बजाने वाली दाई जो होती है उनको काम मिल जाएगा। मतलब एक स्कूल बनाने से इतने सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा।
सेम अगर हॉस्पिटल बनता है तो डॉक्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, नर्स के लिए हो जाएगा, कुछ स्टाफ्स के लिए हो जाएगा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड के लिए हो जाएगा। हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए जो लेबर होंगे उनको काम मिल जाएगा, पेंटर को काम मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन को काम मिल जाएगा, इतने सारे लोगों को काम मिल जाएगा। तो ये सब जो है ना चेन है, एक जगह इन्वेस्टमेंट करने से इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, मुर्गी फार्म वगैरह खोल सकते हैं, डेयरी फार्मिंग खोल सकते हैं। गवर्नमेंट को स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देना चाहिए, डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो अच्छा जॉब पा सके। जैसे तुम लोगों को स्कूल में कंटेंट क्रिएशन वगैरह सिखाया जा सकता है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। हालांकि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पे ध्यान दिया है। उन्होंने बोला है कि ऐसे स्किल सेंटर्स खुलेंगे जहां पर बच्चों को जो है एडिटिंग वगैरह सिखाई जाएगी। गवर्नमेंट न्यू फैक्ट्रीज खोलने में सपोर्ट कर सकती है जिससे लोकल लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वो लोग जाएंगे और उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में काम करेंगे। जैसे मान लो एक गांव में बहुत सारे लोगों के पास गाय हैं, भैंसियां हैं, वो उनका दूध निकालती हैं, उसी से उनका गुजारा होता है। तो गवर्नमेंट वहां पर अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट की फैक्ट्री वहां पर खोल दे जो पनीर वगैरह बनाती हो और कुछ मिठाई उठाई बनाती हो, बिस्कुट बिस्कुट बनाती हो, तो वहां के लोकल लोगों को तो काम मिलेगा ही मिलेगा। बाकी वहां के किसान जो हैं उस फैक्ट्री को दूध बेचकर ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकती है। दूध का जो सेंटर वाला होता है वो लोग कम पैसा देता है, डायरेक्ट अगर वो लोग फैक्ट्री में बेचेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो एक दो और गाय खरीद लेंगे, एक दो और गाय खरीदेंगे तो ज्यादा दूध होगा, ज्यादा दूध होगा तो फिर ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये सब लूप चलता रहता है। अब वो फैक्ट्री इस दूध से कुछ प्रोडक्ट बनाएगी तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम बढ़ जाएगा। तो लोकल में जो ऑटो चलाता होगा वो सब इसका काम करेगा। मतलब देख रहे हो कितने सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये सब जो है ना लॉन्ग टर्म प्लान है, इन सब में लंबा समय लगता है। तो गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को तुरंत फिक्स करने के लिए इसका एक सॉल्यूशन निकाला। 2005 में मनरेगा स्कीम निकाला जिसमें लोगों को राइट टू वर्क का अधिकार दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये स्कीम इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। ये डेट याद रखना। इसमें होता क्या था कि जिन लोगों के पास काम नहीं होता था और वो लोग काम करना चाहते थे, काम करने के इच्छुक थे, उनको गवर्नमेंट साल में 100 दिन के लिए काम देती थी। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती थी तो उनको अलाउंस देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। मतलब अगर काम नहीं मिला तो पैसा मिलेगा। तो इस मनरेगा स्कीम की वजह से रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो गई थी। रिड्यूस हुई थी, खत्म नहीं हो गई थी। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी काम करने की कंडीशन क्या है। क्या वो 9 to 5 की जॉब करते हैं या किसी टपरी पे जब मन तब काम करते हैं? क्या उनको प्रॉपर ढंग से सैलरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है? क्या उनको कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है? क्या उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं है? इन्हीं सब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को लेकर इस सेक्टर को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अच्छा तुम बताओ, तुम कहाँ काम करना चाहोगे? ऐसी जगह जहां पर तुमको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काम करना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम से सैलरी मिल जाएगी, जॉब सिक्योरिटी होगी, सैलरी अच्छी खासी तुमको मिलेगी, या फिर ऐसी जगह काम करना चाहोगे जहां पर दुकान का मालिक तुमको बोल देगा, बेटा चिंटू दुकान का माल आ गया है, इसको अंदर रख के तभी घर जाना। अब लगा बेटा चिंटू रात के 10 बजे माल को अंदर रखने, माल मतलब दुकान का माल, सामान, कुछ और मत सोच लेना, है ना। मतलब चिंटू के काम करने का कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। जब तक मालिक बोलेगा तब तक उसको करना है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो मालिक निकाल देगा उसको। चिंटू को टाइम से सैलरी भी नहीं मिलती है, मालिक का जब मन होता है तब दे देता है, या फिर बोलता है बेटा इस महीने में तुम्हारा खर्चा हो गया है, अगला महीने तुमको बढ़ा कर दे देंगे। जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि चिंटू अगर 2-3 दिन नहीं आएगा तो मालिक किसी और को रख लेगा, बोलेगा बेटा तुम जाओ घर पे शादी ब्याह अटेंड करो। और ज्वाइनिंग लेटर, वो क्या होता है भाई? हमारा जुबान ही ज्वाइनिंग लेटर है, बोल दिए कल से आ जाना तो आ जाना। तो भाई तुम बताओ, तुम कहाँ काम करना चाहोगे, इस तरफ या चिंटू की जगह? सब लोग चाहते हैं कि वो इस तरफ ही काम करे। और इन्हीं दोनों कंडीशंस को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होती है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को। इस सेक्टर्स में फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, 9 to 5 की जॉब होती है, इससे ज्यादा काम नहीं करवाते हैं, और अगर बाई चांस करवाते हैं तो ओवर टाइम पे करते हैं, ओवर टाइम करने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जॉब सिक्योरिटी होती है, कभी भी कोई ऐसे ही नहीं निकाल सकता है। पेड लीव्स होते हैं, जैसे कि सैटरडे और संडे को छुट्टी मिलता है और उसका पैसा भी तुमको मिलता है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे तुमने काम नहीं किया है तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, उन दोनों दिनों का भी तुमको पैसा मिलेगा। इस सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उनको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो उस सिचुएशन में कंपनी खर्चा उठाएगी।
रिटायरमेंट के बाद वर्कर्स को पेंशन मिलता है। वो तुमने सुना होगा ना कि पीएफ वगैरह कटता है, तो उसी से रिटायरमेंट का पैसा दिया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो है गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज। वहीं दूसरी ओर है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जब दुकान का मालिक चाहे तब तुमको भगा सकता है। यहाँ पर काम करने का कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं है। जब तक मालिक चाहेगा तब तक तुमको काम करना है, वरना वो तुमको निकाल देगा। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, क्योंकि ये छोटी दुकान, शॉप, टपरी ये सब होती हैं, तो ये सब गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आती हैं। यहाँ पर वेजेस यानी कि तनख्वाह भी कम मिलती है और सैलरी का कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता है। मालिक चाहेगा तो सैलरी तुम्हारा रोक भी लेगा, अगले महीने भी देगा। बोलेगा चिंटू इस महीने सारा दुकान का माल लेने में ही पैसा चला गया, तो तुमको हम अगला महीना दे देते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना ही कोई पेंशन दिया जाता है और ना ही पेड लीव होती है। अगर तुमने 2-3 दिन छुट्टी मार ली तो उन 2-3 दिनों का पैसा कटेगा। इसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रीट वेंडर्स, जो लोग रोड किनारे अपना ठेला वगैरह लगाते हैं ना, सब्जी उब्जी का या फिर समोसा वमोसा का, चाहे तुमने देखा हो जूस का ठेला लगाते हैं, वो लोग होते हैं। बादाम शेक का ठेला लगाते हैं, पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, चाउमीन चाट इन सब का जो ठेला लगाते हैं वो लोग। इतना सारा वैरायटी इसलिए गिना रहा हूँ ताकि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए। इसके एग्जाम्पल है स्मॉल शॉप्स, जो छोटी मोटी दुकानें होती है चौराहे उराहे पे, चौक उक पे, वो लोग। या फिर वैसे लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, लेबर चौक से जो लेबर ले आते हैं उठा के, वो लेबर जो है इसी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। या फिर चिमनी पे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी इसी सेक्टर में आते हैं। सही बताओ ना तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आते हैं। इसका 2-3 मेन रीजन है। सबसे पहला कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए स्किल्ड चाहिए। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, फुल्ली स्किल्ड हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसलिए काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब जो है वो काफी कम होती है। गवर्नमेंट जॉब का ही हाल देख लो ना, 2-2 साल 3-3 साल पे जॉब वैकेंसीज आती हैं और उसमें भी लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों जो है अप्लाई करते हैं। और होता कितने लोगों का है? बस कुछ गिने चुने लोगों का। आईटी सेक्टर में भी वही हाल है। कॉलेज में कंपनीज आती हैं लेकिन बस कुछ गिने चुने बच्चों को ही उठा के लेके जाती है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? ये अपने जॉब को कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो देखो, गवर्नमेंट ना इन लोगों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ सकती है। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट लगा सकती है कि कम से कम इतना तनख्वाह तो मिलना ही चाहिए, इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। प्रॉपर वर्किंग आवर फिक्स कर सकती है कि इतना ही घंटा काम करना है, इससे ज्यादा घंटा काम कराओगे तो तुमको जेल हो जाएगा। सेफ वर्किंग कंडीशन करवा सकती है कि कोई जोखिम भरा काम नहीं दे दे। ये नहीं कि लाइट आया हुआ है और पोल पे चढ़ा दी और बोले कि तार जोड़ो। ऐसे भाई खतरा है ना, करंट मार देगा तो बेचारा मर जाएगा वो। तो गवर्नमेंट इन सब पे रोक लगा सकती है। सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसका खर्चा जो है वो मालिक उठाए, ये सब किया जा सकता है। चीप क्रेडिट्स दे सकती है, यानी कि सस्ते लोन दे सकती है। गवर्नमेंट बैंक्स को बोल सकती है कि इन लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे पैसे दिए जाए, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है और जमींदार वगैरह से पैसे ले लेते हैं। और जमींदार लोग जो है ना वो काफी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इनसे। जैसे ये लोग ना महीने का 5% करते हैं, सैकड़ा पे चलता है, 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा ऐसे। वहीं बैंक जो है साल का 9%, 10%, 12% करती है। तो देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है इंटरेस्ट रेट पे। बैंक जो है साल का 12% कर रही है और ये लोग महीने का ही 5% कर रहे हैं, मतलब 2 महीने में 10%। एकदम लूट रहे हैं। इसका काफी सारा रीजन भी है, क्योंकि गरीब लोगों को बैंक जो है वो लोन देती नहीं है। कहती है तुम्हारे पास कोई एसेट्स ही नहीं है, किस आधार पे तुमको हम लोन दें। और जमींदार लोग जो हैं वो दे देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के गांव के होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये तो दे ही देगा, नहीं देगा तो मेरे यहाँ काम करेगा आके। तो गवर्नमेंट जो है लो इंटरेस्ट रेट पे इन लोगों को लोन दे सकती है, ताकि ये लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। जैसे अगर रूरल एरिया की बात कर ले तो वहाँ पे जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट जो है टाइम पर सीड्स प्रोवाइड कर सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड कर सकती है, क्रेडिट यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकती है, अनाज को रखने के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज दे सकती है जिसको गोडाउन वगैरह कहते हैं, मार्केटिंग आउटलेट का प्रबंध कर सकती है। वहीं जो लोग अर्बन एरिया में काम करते हैं, सिटी वगैरह में काम करते हैं, जैसे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, या फिर वो लोग जो छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जिन फैक्ट्रीज में वो काम करते हैं उन फैक्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती है, उन फैक्ट्रीज को सस्ते लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, ताकि फैक्ट्री ग्रो करे और उनके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो करे। मतलब सजेशंस देने को चाहूं तो बहुत सारे सजेशंस हैं कि गवर्नमेंट ये कर सकती है, वो कर सकती है, ऐसे कर सकती है, वैसे कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट करे तो ना। पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मेजोरिटी वर्कर्स है ना वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, SC ST लोग होते हैं। क्योंकि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा नहीं सकते हैं काम करने के लिए, इसीलिए कहीं भी काम करना शुरू कर देते हैं। किसी के यहाँ पोछा लगा रहे हैं, किसी के यहाँ मेड बन जाते हैं, बाई बन के काम कर लेते हैं, मालिक के गोलगप्पे के ठेले पे काम करने लगते हैं, रिक्शा चलाने लगते हैं। और इनके साथ ना 3 बहुत ही बड़ी समस्या आती है।
सबसे पहला आता है कि इनको तनख्वाह जो है ना कम दिया जाता है। लो वेजेस पे काम करते हैं ये लोग, दिन का 200, 300, 400 पे काम कर लेते हैं, महीने का 5,000, 6,000, 10,000 पे भी काम कर लेते हैं ये लोग। दूसरा कि पेमेंट जो है वो टाइम से नहीं मिलता है, इरेगुलर सैलरी मिलती है इन लोग को, और कभी कभी तो रेगुलर काम भी नहीं मिलता है, सीजन बाई सीजन काम करते हैं। जैसे गर्मी आया तो गन्ने का ठेला लगा लेंगे, और ठंडा आया तो बस अब कोई काम नहीं है, दूसरा धंधा स्टार्ट करते हैं, राखी पे राखी बेचना शुरू कर देते हैं, दिवाली पे फटाका बेचने लगते हैं। तो काम ना होने की भी समस्या आती है इनके साथ। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन, इनके साथ ना भेदभाव होता है, छुआछूत वगैरह का खेल खेला जाता है। हालांकि ये सब चीजें जो है ना आज के जमाने में कम हो गई है। गौर करना, मैंने बोला कम हो गई है, खत्म नहीं हो गई है, अभी भी है, एग्जिस्ट कर रही है ये। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो छुआछूत को मानते हैं और सामान खरीदने से हिचकिचाते हैं। तो गवर्नमेंट को इन लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि हर चीज गवर्नमेंट ही क्यों करे, हमें भी कुछ कुछ करना चाहिए, है ना। सबसे पहला काम कि अपने आप को इस काबिल बना लो कि तुम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ही ना करो। इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ाई करो। इसलिए तो माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जो है वो कहीं सड़क पे काम करे। वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी जो है अफसर बने, एकदम बाबू साहब, ऑफिस में जाके कंप्यूटर पे काम करे। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि गरीब लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे दिवाली में जो है वो गरीब लोगों से सामान खरीद सकते हैं, दिया वगैरह खरीद सकते हैं। महंगे शॉप्स पे ना जाकर रोड किनारे जो लोग बेचते हैं सामान, उनसे सामान खरीद सकते हैं। चलो तो अब बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें दो सेक्टर आते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, कंट्रोल्ड किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज। जो रेलवेज हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। और इस सेक्टर का मेन एम जो है वो है लोगों की भलाई करना, वेलफेयर ऑफ पीपल। जैसे कि सरकार जो है ट्रेन की सुविधा देती है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सरकारी अस्पताल में हमारा जो इलाज है वो काफी सस्ते दाम में हो जाता है। और आखिर गवर्नमेंट इतना सस्ता कैसे प्रोवाइड करती है? क्योंकि गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए हमसे टैक्सेस लेती है, हमसे टैक्स वसूलती है और फिर उसी को हमारे ऊपर खर्च करती है। वहीं दूसरी और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये जो है ना किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है। इसका मालिक जो होता है या तो कोई इंडिविजुअल होगा या कोई कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो अभी, कंपनीज लाइक टाटा आयरन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसी में आती है, प्राइवेट सेक्टर में। और इनका ना मेन एम जो होता है ना वो होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करो, चाहे बच्चे को सही ढंग से पढ़ाया जा रहा हो या न जा रहा हो, टीचर्स अच्छे हो या ना हो, हमको तो हर महीना फीस चाहिए। पंखा चल रहा हो या ना चल रहा हो कोई मतलब नहीं है, हमको फीस चाहिए। पंखा का 25 रुपया लग रहा है तो लग रहा है, हमको चाहिए, पंखा चले चाहे नहीं चले। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो 2 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच के अपना प्रॉफिट कमाती है। प्राइवेट सेक्टर का ना मेन एम ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। इसके लिए वो ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं हमसे, और जो गरीब लोग हैं वो तो अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की एंट्री होती है ताकि वो सब लोगों को, गरीब हो या अमीर हो, सबको सारी सुख सुविधा जो है वो काफी कम दामों पर दे सके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके। जैसे कि रेलवेज, रोड, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पानी की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सामान भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस, ये सब चीजें गवर्नमेंट काफी कम दामों में प्रोवाइड करती है। अब तुम्हारे मन में सवाल जरूर आएगा कि भैया गवर्नमेंट इतना सस्ता देती क्यों है और कैसे देती है? तो मैंने तुमको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट जो है ना हमसे टैक्सेस लेती है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी चीजें वो काफी कम दामों में हमें दे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमसे चार्ज ही नहीं करती है, अपने जेब से तो नहीं भर रही है वो, हमसे वो ऑलरेडी टैक्सेस के रूप में पैसा लेती रहती है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भैया एक बात बताओ, ये सब चीज गवर्नमेंट ही क्यों करती है? कोई प्राइवेट कंपनी भी तो कर सकती है ना। देखो इसका जवाब है कि नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के पास या किसी प्राइवेट कंपनी के पास इतना सारा पैसा नहीं होता है जितना कि गवर्नमेंट के पास है। ये ना प्राइवेट कंपनीज के औकात के बाहर की चीज है। चलो मान लिया कि कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है ये सारी चीजें तुमको देगी तो उसके लिए तुमसे काफी ज्यादा चार्ज करेगी। अभी जो तुम रोड पे फ्री में चलते हो ना उस पे भी तुमको चार्जेस देने पड़ेंगे। कहेगी 1 किलोमीटर चले हो, लाओ 10 रुपया दो, अभी कम से कम फ्री में तो चलते हो। दूसरा ये हो जाएगा कि प्राइवेट कंपनी जो है ना वो मनमानी करने लगेगी, जैसे तुम्हारे स्कूल वाले करते हैं। स्कूल का फीस अलग से, ड्रेस तुमको यही वाला लेना है, बाहर से ले नहीं सकते हो, बुक तुमको इसी दुकान से खरीदना है, किसी दूसरी दुकान के यहाँ मिलेगी नहीं, एनुअल फीस तुमको अलग से देना है, मेंटेनेंस फीस तुमको अलग से देना है, पंखे का फीस तुमको अलग से देना है। और यही सारी फैसिलिटीज जो होती हैं गवर्नमेंट स्कूल में काफी सस्ते में मिलती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैं बिहार के गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली उल्ली में जाओ, वहां पर काफी अच्छा सुविधा है। बिहार में तो झंड हो रखा है। प्राइवेट कंपनी ये सारी फैसिलिटीज इसलिए भी नहीं दे सकती हैं क्योंकि वो इतने सारे लोगों से पैसे कैसे कलेक्ट करेगी। उनके पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि लोगों से पैसे कलेक्ट कर सके। ये बहुत ही टफ काम हो जाएगा उनके लिए।
अब पैसा कलेक्ट करने के लिए अलग से लोगों को हायर करना पड़ेगा, एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा, उनको भी पे करना पड़ेगा। अब अगर कंपनी उन लोगों को पे करेगी तो उसका भी खर्चा उर्चा जोड़ के तुमसे ले लेगी। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट जो है वो हर चीजों पे टैक्सेस लगा रखी है ताकि तुमसे धीरे धीरे पैसा लेते रहे। और गवर्नमेंट मनमानी भी नहीं कर सकती है कि तुमको इस चीज का इतना ही पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मनमानी करेगी तो हमारे पास राइट्स हैं कि उनको हम हरा सके। आने वाले 5 साल में जो चुनाव होगा उसमें उनको हरा देंगे और किसी दूसरे कैंडिडेट को लेके आएंगे। और एक बात बताऊं, जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं चल सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी और फैक्ट्री वैसी जगह ही खुलती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आ रही होगी, पानी अच्छे से होगा, रोड की कनेक्टिविटी अच्छे से होगी, तभी तो वो अपना धंधा चला पाएंगे ना। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसको गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत है, या यूं कह ले कि गवर्नमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट गरीब लोगों पे भी ध्यान देती है, किसानों से अच्छे दाम में, महंगे दाम में अनाज खरीद लेती है और सस्ते दाम में लोगों को दे देती है। जिनके पास राशन कार्ड होगा वो लोग कोटा में जाकर अनाज ले लेते हैं सस्ते में, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल ऐसे ले लेते हैं। वहीं प्राइवेट से खरीदने जाओ दुकान में 50 रुपए, 75 रुपए, 100 रुपए ऐसे मिलता है चावल, लेकिन गवर्नमेंट 3 रुपए में देती है तुमको। प्राइवेट कभी भी कर पाएगा ऐसा, बताओ? गवर्नमेंट इस बात का इंश्योर करती है कि सबको प्रॉपर फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, सबके लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सही से प्रोवाइड की जा रही है सारी एरियाज में या नहीं की जा रही है, रोड्स की सर्विसेज अच्छी हैं या नहीं, रेलवेज की सर्विसेज अच्छी हैं या नहीं, हॉस्पिटल्स तो अच्छे से काम कर रहे हैं ना, स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट नजर रखती है, गरीब लोगों का सहायता करती है, अलग अलग स्कीम्स निकालती है, जैसे कि मनरेगा का स्कीम निकाली थी ताकि जितने भी जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिल सके। अलग अलग योजनाएं निकालती है, महिला पेंशन, लाडली योजना, बहन बेटी योजना और पता नहीं कितना कितना योजना है। ये सब गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने गवर्नमेंट को चुना है और वो हमसे टैक्सेस ले रही है, पैसे ले रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर ये सारी चीजें नहीं कर सकती है क्योंकि इतना सारा पैसा किसी एक पार्टिकुलर कंपनी के पास होगा ही नहीं, और अगर किसी भी तरीके से ये सारी सुविधा अगर तुमको दे भी देगी तो तुमसे ज्यादा पैसा लेगी, और गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे, मतलब पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। बस वो लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास नहीं होगा वो मर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर अगर कर भी लेगी ना तो अपनी मनमानी चलाएगी। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को देखती है। आई होप तुमको ये चैप्टर काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा। देखो, एसएसटी ने रट्टा मारने की चीज नहीं है। हमारे आसपास में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारे ग्राउंड लेवल पे चीजें हो रही हैं, वही तो है सोशल साइंस। मैं तुमको ना रियल लाइफ एग्जांपल्स भी इसलिए देता हूं ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। जैसे मैंने तुमको स्कूल का एग्जांपल दिया तो काफी लोग रिलेट कर पाए होंगे इस चीज से, क्योंकि मेरे स्कूल में भी ऐसा होता था भाई, पंखे का 25 रुपए अलग से लेते थे और पंखा चलाते नहीं थे। सोशल साइंस ना रट्टा मारने की चीज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट रट्टा मारने की चीज नहीं है यार। बस समझो, फील करो, कनेक्ट करो अपने आसपास के लोगों से,